हम लोग यहाँ पर दिल्ली में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी का, जो पूरे भारत में EPS 95 पेंशनरों के लिए काम कर रही है, हमारा मुद्दा है, हमारी 4 मांगे हैं। हमें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके ज़्यादा पैसे भरने पर ज़्यादा पेंशन मिलने का जो केस थी हायर पेंशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 में निर्णय दे चुके हैं कि इनको देनी चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला हुआ है, उसको निकाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग ये है कि जो लोग इस स्कीम में लाए नहीं गए उनको स्कीम में लाया जाए, या फिर उनको एक पोस्ट एक्टिव मेंबर बना के उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता तय की जाए। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कई बार हमने आंदोलन किए, हजारों आंदोलन किए, इंडिया गेट से लेके जंतर मंतर से रामलीला ग्राउंड, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हर जगह। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें 2 बार मिले, 20 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को। जब वो मिले तो उन्होंने दोनों बार हमें ये आश्वासन दिया और हमारे सामने आदेश भी दिए कि इनका काम होना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इनका काम कराया जाए। तो ये होने के बावजूद फिर उसके बाद हम वित्त मंत्री जी से मिले, उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी 1.5 घंटे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। उसके बावजूद भी आज तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हम विवशतावश दिल्ली में आज से क्रमिक अनशन कर रहे हैं भिकाजी कामा प्लेस में 6 तारीख तक। उस क्रमिक अनशन तब तक अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ आश्वासन तो नहीं, पर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 7 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। और पैरेलली 8 तारीख को रामलीला ग्राउंड में पूरे हिंदुस्तान से EPS पेंशनर जमा होंगे और अपनी मांग रखेंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया का इसमें हमारे सामने साथ मिले। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारे पेंशन फंड में इतना पैसा है कि उसमें हमारी मांगे पूरी हो सकती है। मोर देन 6.5 लाख करोड़ is available in our pension fund. Every year 6 crore people are contributing 1,250 rupees. That means 90,000 crore is coming into that kitty every year. And दोनों का मिला के जो ब्याज आता है वो 60,000 करोड़ है। तो हम अगर हमारी मांगे अगर पूरी होती है तो ब्याज से भी कम है, उतने में हमारी मांगे पूरी होती है, तो आपका फंड बढ़ता रहेगा और हमारी मांगे भी पूरी होगी। लेकिन इसके ऊपर गौर करने वाला या देखने वाला आज तक मतलब कोई इसमें गौर किया नहीं गया। हम चाहते हैं कि ये मांगे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन श्रमयोगी मानधन योजना में 100% है, NPS में 14% है, और हमारे स्कीम में 1.16 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी तरफ बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। और श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये देने से अगर 3,000 रुपये देते हैं तो हमने 541 दिए, हमें कितना मिलना चाहिए, ये बात भी हमने सरकार के सामने रखी है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें 70 लाख लोग रिटायर्ड, 6 करोड़ लोग कंट्रीब्यूटर्स एंड 19.33 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इन सबको न्याय मिले और उन्हीं के पैसे से मिले। पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को 3,000 पेंशन है। हरियाणा में 2,500 पेंशन, वृद्धापकाल की अगर 2 बूढ़ा बूढ़ी तो 5,000 रुपये लेके जाते हैं, और जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको 1,1171 रुपये एवरेज पेंशन। ये कहाँ का न्याय है? MP MLA को 3-3, 4-4 पेंशन है, उन्होंने क्या देने का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो फिर हमने क्या नुकसान किया है? आपका देश को आगे बढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फुकट नहीं मांग रहे, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हर महीने किया है, और उसका अगर हमें हिसाब भी नहीं मिलेगा तो हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? और देश के अगर बुजुर्ग मरेंगे तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए शर्म की बात है। ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, मीडिया में
जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनका भी पीएफ कटता है, तो उनके पेंशन फंड में भी पैसा जाता है। आपने उसको देखा नहीं हुआ, गौर से देखिए। तो आप भी इसी स्कीम में आते हैं। जब रिटायर होंगे तो आपको भी 1000 रुपये मिलेगी या 2000 3000 मिलेगी, तब आपको पिंच होगा। मीडिया में सबसे बड़ा दोष तो ये है, मतलब मैं कोई दोष निकालने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे रखे, तो उनको तो उनकी तो जिम्मेदारी मालिक लेता नहीं। जिनकी जिम्मेदारी लेता है, जो परमानेंट वर्कर्स है, वो इस स्कीम में आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपना आश्वासन पूरा करें। ये वो फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें बुला, हमारी बात 2 बार मुलाकात हुई। तो जब ये मुलाकात हुई और दोनों ही बार उन्होंने हमें हमारा प्रश्न बहुत सहृदयता से समझा, और जब हमने पूरी देश की स्थिति उनको बताई तो आप यकीन मानिए उनकी भी आंखें नम थी, वो भी भावुक थे, और उन्होंने ये भी कहा व्यथित न हो, ये काम मैं करूँगा। और उन्होंने हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको बुला के आदेश भी दिया था कि कंसर्न लोगों को बता के ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना है। ये याद दिलाने के लिए ये फोटो है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये हम समझ सकते हैं कि सिस्टम बड़ी है, डिले हो सकता है, लेकिन कितना डिले? यहाँ हर रोज हमारे 200 से 250 लोग मर रहे हैं हर रोज। तो हमारे लिए तो डिले का मतलब डेथ हुई, विलम्ब का मतलब मृत्यु हुआ। तो हम नहीं चाहते कि विलम्ब हो। अभी यहाँ पे ईपीएफओ है, श्रम मंत्री है, वित्त मंत्री है, ये सारे डिपार्टमेंट का ये काम है। अब इनमें जो डिले हो रहा है उसमें हम पिस रहे हैं। अशोक जी कहा, इसका कारण तो सरकार जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी का डिले, ब्यूरोक्रेसी की जड़त्व जो है ना, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 2 साल एक कुर्सी में रहते हैं। सरकार तो टेम्पररी होती है, परमानेंट सरकार तो ब्यूरोक्रेसी है। अब वही समझते नहीं है या उनको समझना नहीं है, गुमराह करते हैं, और उनको अपने 2 साल इस कुर्सी से निकाल के दूसरे कुर्सी में जाना है, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के और लिए। बस ये अपना जो फाइल नीचे दबा है वो ऐसे ही रखना है। तो कहीं आप अपनी मांगों को लेकर अदालत वगैरह का विरोध करने का सोचे हैं? देखिए, हमारे कुछ लोग हायर पेंशन के मामले में अदालत गए हैं, जबकि अदालत ने उनको निर्णय दिया था उनके पक्ष में, लेकिन बरगलाए कुछ लोगों ने, वो अदालत चले गए, तो वो हुआ अलग मामला। हम अदालत इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अदालत में तो इससे भी ज़्यादा डिले है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत तो संसद है। हम संसद में जाएंगे, इन लोगों को हमने 7 बार कई लेटर लिखे सभी सांसदों को, 250 सांसदों का सपोर्टिंग लेटर है हमारे पास इस मामले में। 50 सांसदों ने अब तक वहाँ पे मुद्दा उठाया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स टेक चार्ज करने के लिए कोई जरूरी है। आखिरी विकल्प क्या है? आखिरी विकल्प हमारे लिए तो ये है कि या तो मिले या हम मरे। हम सड़ते सड़ते नहीं मरना चाहते, हम लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं। आमरण अनशन होगा, उसमें हमारी मांगे अगर पूरी होगी तो ठीक, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? तो न्यायालय में तर्क, तथ्य और प्रमाण, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। और ये 3 चीज़ों के लिए हमें अच्छे एडवोकेट चाहिए। ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास में आयु है। हम क्या करेंगे जाके वहाँ? आज हमारे 300 लोग मर रहे रोज। हम मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम किसी शरण में जाए, मीडिया से हमें उम्मीद है। इसीलिए आज जो है हमने सबसे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज़, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज़ जो छीड़ हो चुकी है, उसको आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट को हम लोग दिखाना चाहते हैं तर्क, तथ्य और प्रमाण। ये दिखाने के लिए हमारे पास में वकील नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास में है, वो है पब्लिक सेंटिमेंट। उसका भी विचार कोर्ट करता है। इसलिए हम आंदोलन करके अपने पब्लिक सेंटिमेंट ये कोर्ट को भी दिखाना चाहते हैं कि इसको भी देखिए, ये हिडन है, ये लोकतंत्र है, लोगों की लोक भावना क्या है, इसको समझिए। तो आपसे प्रार्थना है
कि हमारी मांगों को आप जो है पूरी समर्थन देते हुए इस बात को उठाएं, जिससे हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर मीडिया हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो 100% आप वृद्ध लोगों को आप 100% उनको जीत दिला सकते हैं, ये सुनिश्चित है, हमारा पूरा विश्वास है। इसीलिए आज सबके सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी शरण में आए, हमारा काम करवाइए। थैंक यू सर। जिस देश का वरिष्ठ नागरिक अगर दुखी है ना, तो वो देश भी कभी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वरिष्ठ नागरिक को क्यों बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करो, जल्द से जल्द पूरा करो। रोज हमारे वरिष्ठ नागरिक इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। एक घर घर की कहानी है, बच्चे आजकल बड़े हो गए बुजुर्गों को नहीं पूछते। वरिष्ठ नागरिक पहुंचेगा तो वो बीमारियों की भी जगड़ में आ जाता है। और एक डॉक्टर के किसी की फीस 1000, 1200, 1500 है। हमारी ये भी डिमांड है कि हमें कम से कम मेडिकल सुविधा दो आयुष्मान आपकी जो योजना है उसमें योगदान दो हमारा। और ये जो इतनी सरप्लस मनी है उसका कम से कम हमारे पेंशनर के लिए तो करो, क्योंकि हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे कुछ नागरिक ऐसे वरिष्ठ हैं जिन्होंने 40 साल की नौकरी की है, 18 साल की उम्र में नौकरी है। कि सरकार का एक कानून कहता है कि जहाँ 20 आदमी हो ना वहाँ पीएफ कटता है। अब करोड़ों आदमियों का पीएफ कट के पैसा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो? हमने अपना अंशदान दिया है तो हम अपनी हक मांग रहे हैं कि हमारा उस जो फैमिली पेंशन का पैसा कटा है वो दो। एक कानून पहले ऐसे था कि ईपीएफ होगा कि वो हमारा पैसा रिटायरमेंट के बाद या हमारी डेथ के बाद जो हमारा अंशदान था ना वो हमें वापस मिलना था। इन्होंने वो भी लॉ चेंज कर दिया 2008 में, बिना पूछे किसी से कोई समिति अपने आप करके वो पैसा भी बंद कर दिया, वो भी पैसा नहीं मिल रहा। डिसीजन हो चुके हैं, तब भी केरला हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में ये वीडियो कोर्ट जो हमारे कमांडर साहब ने कहा है ये कंडेम्ड करके रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। आज की डेट में हमारा केस जो है 3 बेंचेस जजेस के अंडर में पड़ा हुआ है, जिसकी सिर्फ पिछले 6 महीने से कंप्यूटर जनरेटेड डेट आती है। कोई डेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं होती। तो हमारा न्यायालय तो आप लोग हैं, मीडिया है। अगर मीडिया अगर हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा तो शायद हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा कुछ सुधर जाएगा। बाकी वही है। आज की डेट में मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरिष्ठ वकील जो है, जो अच्छा वकील है 5 से 7 लाख रुपए एक दिन एक विजिट का लेता है। और जब ऊपर से 3 बेंचेस की उसमें डिसीजन ही नहीं हो रहे, तो ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जिनकी 1171 रुपए एवरेज पेंशन मिल रही है। इसलिए जब प्रधानमंत्री से बात हुई उसके बाद बाहर जाके उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने तो ये भी बोला कि कमांडर साहब अभी आपका प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए भी आप भूल जाओ, हो जाएगा आपका, आप चले जाओ। अच्छा, आप अभी आराम करो। प्रधानमंत्री जी ने 20 मार्च 2020 को आश्वासन दिया, फिर उसके 4 मार्च 2020 को और कोरोना शुरू हो गया था। सर एक बात मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद 5 अगस्त 2021 को भी यही आश्वासन फिर से दोहराया कि मैं आपका काम कर रहा हूँ। प्रोसेस है, टाइम लगता है। अभी एक पुलिस का आर्मी का कुत्ता रिटायर होता है तो हमसे तो अच्छा वही है जो 3000 पेंशन ले रहे हैं। हमने उनको वोट पर क्या वरिष्ठ नागरिक के बारे में क्या सोचा है सरकार? कानून क्या है इनका? हमें यही संविधान क्या है, ये नहीं समझ आ रही। एक नेता कोई रिटायर हो तो मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नेता का। एक बार नेता बनने में 75,000 रुपए उसकी पेंशन मिल रही है। और आज मेरी पेंशन सिर्फ 2360 रुपये है। 2016 में मेरी वाइफ को यूट्रस कैंसर हो गया था। जो मुझे प्रॉविडेंट फंड मिला था वो मेरा पैसा सारा मेरी वाइफ पे लग गया। आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, ना मेरा कोई कार्ड है मेडिकल स्कीम का। सबका साथ सबका विकास कहाँ है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? कभी देखा उन्होंने कि हम कैसे जी रहे हैं बुजुर्ग लोग? नेताओं को एमएलए पेंशन एक नेता 4-5 साल जो करता है उसके 2.5 लाख सर्विस, जिसने 38 साल सर्विस की है उसको 2000 रुपये मिल रहा है। नेताओं को एमएलए पेंशन है, एमपी पेंशन है, मिनिस्टर पेंशन है, प्रधानमंत्री पेंशन है, चीफ मिनिस्टर पेंशन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। पंजाब में एक बुजुर्ग नेता है, उनकी तकरीबन 5,93,000 या 63,000 पेंशन मिलती है। सबसे वरिष्ठ है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी, क्योंकि वो पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है। हमारा एजेंडा बिना पार्टी के एक बुजुर्गों के लिए संगठन है। हमने किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते।
मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा ही देश ऐसा होगा जहाँ कामगारों ने काम करना है, पैसा जमा करना है और नेताओं ने फुकट पेंशन लेनी। सर हमारी सैलरी, हमने जितने साल नौकरी की ना, सैलरी में हमारे टैक्स कर रहा है। उसके बाद हम कोई सामान, कपड़ा लता, कोई सामान, उसमें भी टैक्स करता है। तो कम से कम हमारे सरकार का ये योगदान नहीं बनता कि इतने नागरिक है उनको हेल्थ इंश्योरेंस, बाहर की कंट्रियों में उनको सब हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, बुजुर्गों को घर आके चेकअप करते हैं। यहाँ पेंशन ही नहीं दे रहे कुछ हमारे, मात्र पेंशन, 2 आदमी कैसे गुजारा करें? नहीं, अगर पेंशन नहीं दे रहे, जो हमारे कंट्री में कटा है, वो हमारा पैसा वापस कर दे, हम अपने बैंक में अपने एमएच करवाएंगे, वो भी चेंज कर दिए। और उसके बाद इन्होंने डबल वाली स्कीम हटा के फिर जो हमारा अंशदान मिलना था वो भी हटा दिया इन्होंने अपने आप ही 2008 में, वो भी हटा दिया। देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी जो पूरे भारत में ईपीएस 95 पेंशनरों का काम कर रही है। अब बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये इशू है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, उन सभी लोगों ने अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है। हर महीने 541 रुपये भरे हैं और 30-35 साल सर्विस के बाद उनको औसतन आज पेंशन मिल रही है 1171 रुपया। अब 1171 रुपया औसतन मतलब 300 रुपये से लेके 3000 तक, बट औसत उसकी पेंशन है 1171। अब 1171 रुपये में ये आदमी ने क्या खाना है, अपनी बीवी को क्या खिलाना है, क्या मेडिकल सुविधाएं उसकी होगी। और जबकि इसने 35 साल, 30 साल, 33 साल 541 रुपये भरे। अगर आरडी में आप डालो तो भी उसकी कीमत 20 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर इतना बड़ा दुख सभी पूरे फिल्म अपने इस इंडस्ट्री का है, जबकि बाकी लोगों को एमएलएस को पेंशन, एमपीज को पेंशन, डबल ट्रिपल पेंशन मतलब दबा के हो रहा है। और वही पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन, और फिर हमें क्यों नहीं? हमारा पैसा जो लगा है, हमने जो पैसा भरा है उसका हिसाब भी नहीं, पेंशन भी नहीं। और इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। हमारी 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसमें आदरणीय हेमा मालिनी जी ने हमारी बहुत मदद की और दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री जी ने बड़े सहृदयता के साथ हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करूंगा, ये जेन्युइन काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो हुआ नहीं है। मे बी अपनी ब्यूरोक्रेसी या व्हाटएवर रीजंस, बट इट इज़ नॉट एट डन एंड देयरफॉर और एवरी डे हम जल्दी क्यों है हमें कि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि इसको प्रलंबित किया जा सकता है, क्योंकि हर दिन हमारे 200 से 300 लोग मर रहे हैं। प्लेस में ईपीएफओ के सामने क्रमिक अनशन करेंगे, उसके बाद 7 तारीख को हम उसको तब्दील करेंगे आमरण अनशन में, और उसके चलते पैरेलली रामलीला ग्राउंड में 8 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उसके बाद हमारा आमरण अनशन भी चलता रहे जल्दी हो। इसलिए हम जितना दबाव सरकार की, अब हम और क्या कर सकते हैं? हम करुणामय पुकार ही लगा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता ने देश के बोलने के बाद ये सिस्टम काम क्यों नहीं करती? या मरेंगे या जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारा बाकी चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ईपीएस 95 के मुद्दे में उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ये बात सच है। अशोक जी हमारे बीच में हैं, अपनी ही प्रॉब्लम नहीं सभी की प्रॉब्लम को लेके आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है और मोदी जी से भी मिले हैं, हेमा मालिनी जी से मिले हैं, जितेंद्र जी से मिले हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और अभी हार कर इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और इसके बाद जो है भिकाजी कामा प्लेस में जो है वहाँ पर धरना देंगे 1 दिन का, उसके बाद 5-6 दिन तक वहाँ धरना चलेगा, उसके बाद अमरण अनशन की बात इन्होंने कही है। तो सर जी क्या लगता है आपको कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार आश्वासित किया है। हमें आशा है, क्योंकि वो हमें आश्वासन जब देंगे तो पक्का ही करेंगे, क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता है। अब सिस्टम में जो डिले है वो हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे कम से कम 200 लोग मरते हैं। तो ये जो विलम्ब माने हमारे लिए मृत्यु है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रश्न का हल निकले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तक हमारा ये सवाल फिर से चले जाए जो हम लोग कर रहे हैं,
वो उनको और पहुँचेगी तो हमारा दुख उनको मालूम है, वो और भी उस पर गौर करेंगे, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ये ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। ये है कि मोदी जी जब कोई केस अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो बहुत जल्दी क्लियर होता है। मन की बात जैसे आप ले लो तो मन की बात में आपका जो है, इन्होंने इतनी मन की बात उसके बाद की, जब से आपकी मीटिंग हो चुकी है तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है मन की बात में कि हमारे हिंदुस्तान में बुजुर्ग जो हैं इस स्थिति में हैं। उनको इसका संज्ञान जब मिल गया तो इमीडिएटली हल करना चाहिए था। अगर मोदी जी के पास चला गया, अगर मोदी जी के बाद भी इतना डिले है तो आपको क्या उम्मीद है कि नीचे का जो तबका है, जिसमें हमारे जो छोटे नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो कुछ करके हल नहीं निकलता है, तो क्या लगता है आपको कि अब कहाँ है? जब मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं 2 साल से, तो कहाँ हल ढूंढते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रश्न में एक तो लेबर मिनिस्ट्री, EPFO, फाइनेंस मिनिस्ट्री और PMO, ये सारे मंत्रालय इसमें आते हैं निर्णय प्रक्रिया में। और इसके लिए हो सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक डिले हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी से बोला कि ये बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और इन लोगों को, जबकि पुलिस के कुत्तों को पेंशन मिल रही है, थर्ड जेंडर को पेंशन मिल रही है, MLA MPs को भर भर के पेंशन मिल रही है, और इनमें से किसी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया। वहाँ तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही तबका है, EPS 95, जिसने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, और उसको आप पेंशन से वंचित रखना चाहते हो, ये बुरी बात है। बिल्कुल, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि मोदी जी चाहें तो ये आपकी समस्या जो है बहुत जल्दी हल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है, इसका बहुत दुख है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करते हैं कि कल को पार्लियामेंट के नज़दीक धरने की नौबत ना आए, इससे पहले बुज़ुर्गों के लिए कुछ करें। ये हमारे देश के बुज़ुर्ग जो हैं वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं। इन्हीं की वजह से जो है सरकार सत्ता में आई है 2014 में, 2019 में। तो और भी कोई भाई कुछ कहना चाहता है, अपनी बात कह सकता है। हम तो मोदी जी से कहते हैं कि वो खुद भी वरिष्ठ नागरिक है, आज वो कल आगे जाके वो भी रिटायर होंगे, वो हमारा दुख दर्द पूरा समझते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांग अवश्य पूरी करेंगे। मगर उसको इतनी डिले ना करो जिससे हमारे साथी इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, और हमें स्वास्थ्य के लिए मेडिकल सुविधा जरूर प्रदान करें। और हमारी जो पेंशन है उसमें साथ में हमारी डिमांड है कि मिनिमम 7,500 पेंशन, उसके साथ इंक्लूड DA होना चाहिए, महंगाई भत्ता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 37-38 साल नौकरी की है और अपना फैमिली पेंशन में पैसा अंशदान किया है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट बिना अंशदान दिए हुए 2-2.5 हज़ार पेंशन दे रही है, तो हम इतने बुरे थोड़ा हैं। तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश की शाखा के साथ उत्तर प्रदेश भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना मेमोरेंडम लेके गए थे EPS 95 के रिगार्डिंग। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे पिताजी भी EPS 95 के इफेक्टेड हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मैं आशा नहीं, मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोगों का सपना पूरा हो। उनका भी यही सपना है, लेकिन इस वक्त कोरोना में उनके पिताजी का देहांत हो गया। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कह के EPS 95 के पेंशनरों की मांग को पूरा किया जाए, जो उनके पिताजी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लिए इसी तरह लड़ते रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।